जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल दिशा GS क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम आपको आज से यूपी पेट की होने वाली 20 अगस्त की परीक्षा के लिए आपको तैयारी कराएंगे। आज तारीख है 20 जुलाई। आज से 20 अगस्त के लिए पूरा एक माह है। इस पूरे एक माह में आपको डेली मिसलिनियस प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा आपको GS में कौन कौन सा कंटेंट चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे और आपकी फीडबैक के आधार पर हम आपको डेली 1 से 2 वीडियो, 3 से 4 वीडियो जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका है सिंधु घाटी की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सिंधु घाटी की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी के सभ्यता में जो भी हमारे अवशेष मिले हैं, इन अवशेषों में जो लिपि थी बेटा भाव चित्रात्मक थी, अर्थात इसके चित्रों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो बेटा 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन महाराज हर्ष ने किया था या राजा हर्ष ने किया था। राजा हर्ष का प्रथम राजधानी हरियाणा के पास थानेश्वर थी, बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। तीसरा क्वेश्चन, मौर्य वंश प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। मौर्य वंश का तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की बेटा? शुंग वंश की स्थापना की। इसे बौद्धों का दुश्मन भी कहा जाता है। ये एक ब्राह्मण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार की? आपको मालूम है ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने कराया था और इसकी जो डिजाइन तैयार की थी वो डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। पांचवा क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया से है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो पहला मराठा युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? आप इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला जो अंग्रेज मराठा युद्ध था वो किसके साथ समाप्त हुआ? पहला अंग्रेज मराठा युद्ध आंसर होगा सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। चलिए, कुछ दोस्तों ने इसका आंसर देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार केसरी का संस्थापक और संपादन किसने किया? इसका संपादक थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को प्रथम क्रांतिकारी की भी संज्ञा दी जाती है। 7वां क्वेश्चन बेटा होगा, निम्न में से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 जिसका बिगुल मेरठ से फूंका गया था, 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस संघर्ष में किसने भाग नहीं लिया था? तो आपको बताना है तात्या टोपे ने भाग नहीं लिया था, टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने भाग नहीं लिया था, नाना साहब ने भाग नहीं लिया था। बेटा तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर से लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, तो रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की धरती झांसी से नेतृत्व कर रही थी। अर्थात हम कहेंगे जो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, उसने इस लड़ाई में भाग नहीं लिया था। 8वां क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसका संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की? रास बिहारी बोस ने की। इसके कैप्टन मोहन सिंह थे और बाद के वर्षों में सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़े। तो किसका नहीं था? तो बेटा भगत सिंह का आजाद हिंद फौज से कोई भी संबंध नहीं था। 9वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से हिट क्वेश्चन है, किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था BR अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। कौन सा भारतीय नेता था जिसने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोल में सम्मेलनों का आयोजन कब हुआ था? तो गोल में सम्मेलन का आयोजन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब हम आएंगे अपने 10वें क्वेश्चन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अजीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 11, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण जलवायु होती है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय
वन पाए जाते हैं जो समय के साथ साथ पर्ण मतलब अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय प्रयागराज के पास नैनी से गुजरती है भारत मानक समय रेखा। इसका समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत में चीन की सीमा क्या कहलाती है, तो भारत की चीन की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। हालांकि चीन इस रेखा को अपनी सीमा रेखा नहीं मानता है। 14वें क्वेश्चन में आएंगे बच्चा लोगों, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग गलत करेंगे, बहुत से बच्चे आंसर देंगे कारकोरम, और आपका आंसर पूरी तरह से गलत है। इसका सही आंसर होगा हिमालय। बेटा कारकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बेटा रोहतांग दर्रा है। रोहतांग कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे इस क्वेश्चन गलत आंसर देते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, हिमालय की सर्वोच्च चोटी का रोहतांग है। आप चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धीमे धीमे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लगभग 1 साल के बाद मैं पेट की तैयारी करने के लिए अपने बच्चों की अपील पर, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासों में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, और एक प्रैक्टिस आपकी डिमांड पर जारी रहेगी। आज फर्स्ट डे है, कुछ समस्याएं हो सकती हैं और धीमे धीमे इसमें सुधार होगा और आपको क्लासें मिलेंगी। जिस तरीके से आप लोग ऑफलाइन क्लासों का आनंद लेते थे, उसी तरीके से इसका भी आपको मजा आएगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? बेटा धान के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है और चाय के लिए भी होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जमाव नहीं होना चाहिए। धान में आप देखते हैं पैडी कल्चर की खेती में पानी को खेतों में जमा दिया जाता है, लेकिन चाय के जो खेत हैं वो ढालनुमा बनाए जाते हैं, इसलिए चाय की खेती में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन वो वहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए चाय की सर्वाधिक खेती भारत में असम में होती है। जबकि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? चाय बोर्ड का मुख्यालय बेटा दार्जिलिंग में है। कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बेटा लोगों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आपको आना है, बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत बेटा 1999-2000 में की गई। कब की गई? 1999-2000 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बेटा 2006 में पारित हुआ। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो राष्ट्रीय लघु बचत किसका भाग होगा? राष्ट्रीय लघु बचत किसका भाग है? भारत का समेकित नीति का, भारत के सार्वजनिक खाते का, भारत के आकस्मिक नीति का, प्रधानमंत्री राहत नीति का। तो इसका आंसर जाएगा भारत का सार्वजनिक खाते का भाग है। राष्ट्रीय केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर में होता है, और केसर मिशन किस उपयोजना, किस सब प्लान के रूप में लॉन्च किया गया था? तो बेटा राष्ट्रीय केसर मिशन को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो बागवानी के किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। सुपर हिट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले भविष्य में पूछा भी जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो बेटा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं है? तो बेटा 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। बेटा जो 44वां संविधान नहीं हुआ था उस समय संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 21 में जगह दी गई थी। साथ ही साथ ये मूल अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में भी इसको वर्णित किया गया था। 44 संशोधन के द्वारा इसे अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई से एलिमिनेट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद में कानून बनाकर बदली जा सकती है, या इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण बेटा संसद करती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या
34 है। एक प्रधान न्यायाधीश होते हैं और 33 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो एन.वी. रमन्ना सर है। उनकी किस क्रम के हैं बेटा? 48 क्रम के हैं। भारत में 3 स्तरीय, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बड़े दल के रूप में उभरी है। हो सकता है आने वाली आगामी परीक्षाओं में पंचायत चुनाव से आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो जिन राज्यों की आबादी 20 लाख होती है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ की आबादी लगभग वर्तमान में 25 करोड़ के आसपास है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज है। लेकिन जो इसमें कंडीशन है हमारे संविधान में अनुच्छेद 243 में वो एक कंडीशन है, अगर जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम होगी वहां पर पंचायती राज नहीं होगा। वो राज्य है आपके गोवा और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? आपको आंसर देना है कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो बेटा इसका आंसर होगा प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है, नीति निर्देशक में भी संशोधन हो चुका है। तो इसका आंसर मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। तो अब इसका आंसर क्या जाएगा? सीधी सी बात, न्यायिक समीक्षा। कोर्ट के निर्णय में क्या नहीं किया जा सकता है? कोर्ट के निर्णय में अर्थात न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू में कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा, क्योंकि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार संविधान की व्याख्या और विश्लेषण कर सकती है। शरीर के संक्रमण से कौन हमारी रक्षा करता है? बेटा जब हमारे शरीर में संक्रमण नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी मजबूत होगा। वाइट ब्लड सेल WBC हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आजकल पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की खूब चर्चा होती। CFC कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, यह ऑक्सीजन का अवयव होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सा पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आंसर हो जाएगा बेटा क्लोरीन। क्लोरीन बहुत ही हानिकारक गैस है, लेकिन इसका जल की सफाई के लिए, जल के शुद्धिकरण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो रेफ्रिजरेटर, आपका AC यहाँ से भी काफ़ी निकलती है। निम्न में से कौन सा एंजाइम का काम होता है भोजन को पचाना, और एंजाइम क्या करती है? प्रोटीन को पेप्टोन एंजाइम में बदलती है। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पेप्सिन। पेप्सिन नाम का प्रोटीन क्या करता है? ये पाचन में मदद करता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है, और इस कमी को दूर करिए। और फोटान आप कमेंट करेंगे आपको क्या कंटेंट चाहिए। आज हम 30 क्वेश्चन ही कराएंगे और इसके बाद आपके कमेंट के आधार पर जो भी आप कहेंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे। बस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी कमियां रह गई हैं उस पर सुधार किया जाएगा, क्योंकि एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस है, बाकी तो ऑफलाइन पढ़ाते ही हैं, आप लोग सब परिचित हैं भली भांति। बल्बों का तंतु किसका बना होता है? तो बेटा बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु एक कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, जितना शेयर कर पाए। हमारा मुख्य लक्ष्य है आप तक हमारी क्लास पहुंच सके इस कोविड के दौर में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।